यूसुफ सईद जी के साथ, जो हमें विशेष जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान में शास्त्रीय संगीत के विषय पर। तो सईद साहब, ये दिल्ली घराना क्या है? पाकिस्तान और पाकिस्तान में ये जो शब्द उन्होंने कहे कि हमसे है दिल्ली घराना, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि घराने को क्लेम करना कि ये हम असली दिल्ली घराने के हैं या हमारा असली है, ये सारी चीज़ें एक तरह से एक सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स हैं। कि आपने ये भी कहा कि तानरस खां साहब की जो ट्रेडिशन है दिल्ली घराने की, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहा आपने? जी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली घराने को, पहले बात तो ये कि किसी भी घराने को कैसे डिफाइन किया जाए, कि क्या आप उसको सिर्फ लीनिएज या फैमिली बैकग्राउंड से नापते हैं? घराना कहते हैं कर्म से होता है, जन्म से नहीं। एग्जैक्टली तो अगर देखा जाए तब तो फिर कहना मुश्किल है कि कौन दिल्ली का घराने का है, क्योंकि दिल्ली घराने के लोग बहस करते हैं कि हम फलां साहब से हैं और हम फलां साहब से हैं, इसलिए हम असल हैं। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये किसी भी जगह पे जब सर्वाइवल की प्रॉब्लम आती है, जो म्यूजिकल रिप्रेजेंटेटिव है उस घराने का, वो घरानेदार संगीतकार है। जी बिल्कुल। जो बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो तो जब कर्म करेगा तो ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल। तो देखने की चीज़ यह है कि वो जो अपने आप को दिल्ली का घराने का कहते हैं, क्या वही बंदिशें गाते हैं, उस स्टाइल में गाते हैं या नहीं, और कितना उसको मेंटेन किया हुआ है और कितना आगे डेवलप किया है बंदिशों को गाना। बिल्कुल, ये घराने का काम है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो एक फैमिली या घराना उसको कहें, वो है एक मुंशी रजीउद्दीन थे, उनकी फैमिली जो कराची में अभी भी है, और उनके यहाँ जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये कि ख्याल और कव्वाली दोनों का चलन है एक तरह से। मुंशी रजीउद्दीन खुद कव्वाली गाते थे और उनके बेटे भी फरीद और अयाज गाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक और रिश्तेदार को, जो नसीरुद्दीन सामी साहब हैं, उनको एक तरह से ख्याल की तरफ उनकी ट्रेनिंग दी, और नसीरुद्दीन सामी साहब ने और लोगों से भी सीखा, सरदार खां साहब से भी सीखा और लोगों से भी। तो जो भी दिल्ली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे उन्होंने सीखा। तो एक तरह से दोनों चीज़ें हैं उनके यहाँ, ख्याल भी है और कव्वाली भी है। और मैं समझता हूँ कि ख्याल का ओरिजिन अगर आप देखें तो एक तरह से कव्वाली, वो जो नात, गुल, खमसा, ख्याल, कलबाना, कौल, ये सब एक ही कव्वाली के अलग अलग पोइटिक फॉर्म्स हैं। और उस्ताद अमीर खान साहब हिंदुस्तान में यही समझते थे कि कव्वाली को पढ़ो, कव्वाली को सुनो, कव्वाली को स्टडी करो, क्योंकि जो ख्याल है वो इसी कव्वाली का एक पोएटिक फॉर्म है, और ख्याल वो है जो आम आदमी को सूझे, कॉल वो है जो संत को सूझे। लेकिन सूझना जो है वो एक ही स्पिरिचुअल काम है, चाहे वो संत को सूझे या एक म्यूजिशियन को सूझे। तो वो हिंदुस्तान में तो कव्वाली को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, और लेकिन पाकिस्तान में जो कव्वाली डेवलप हुई उसका थोड़ा सा हमें उसके टाइप्स हमें समझाइए। देखिए, मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जैसा कि मैंने बताया कि उनको अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ी जिसको इस्लाम से ताल्लुक़ हो सकता है। तो उनको लगा कि गज़ल और कव्वाली उनमें से एक हैं, और कव्वाली में क्योंकि डिवोशनल एलिमेंट है, उसमें इस्लाम की, मदीने की और प्रॉफिट मोहम्मद की और जो अलग अलग सूफ़ी संत हैं उनके बारे में उनका जिक्र होता है, तो उनको लगा कि ये चीज़ हमारी अपनी है और हम इसको अपना सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे अच्छे कव्वाल वहाँ पर निकले और एक तरह से उनको पैट्रनेज भी मिली। कव्वाल जो है वो या तो सूफ़ी मज़ारों पे गाते हैं या फिर कॉन्सर्ट स्टेज पे गाते हैं। पहले कॉन्सर्ट स्टेज पर नहीं गाते थे, पहले तो सिर्फ मज़ारों पर ही गाते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि उनको कॉन्सर्ट स्टेज पे लाया गया ताकि लोग उनको सुन पाएं। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब और आबिदा परवीन, ये उस
मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? हाँ, ये तो खैर नुसरत साहब और आबिदा साहिबा तो खैर अभी के हैं, बहुत नए हैं। आप उनसे भी पीछे अगर जाएं तो आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे कव्वाल मिलेंगे। जैसे कि दिल्ली से गए हुए जो लोग थे उसमें नियाज़ी कव्वाल थे, एक मुनीर नियाज़ी कव्वाल, या इसी तरह से एक कुतुबुद्दीन बहाउद्दीन कव्वाल थे, ये भी दिल्ली से गए हुए थे। और उनके बाद उनके साथ ही मुंशी रज़ीउद्दीन भी गाते थे। तो एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन था, रिच ट्रेडिशन था। और उसके अलावा जो जो एक तरह से नुसरत साहब से पहले जो और मशहूर हुए वो साबरी ब्रदर्स थे, साबरी गुलाम फरीद साबरी और उनके भाई। तो उन लोगों ने कव्वाली को बहुत बहुत एक तरह से उरूज पर पहुंचाया। और मैं ये कहूँगा कि कव्वाली में जो उसकी क्लासिकल म्यूज़िक की जो स्पिरिट थी, जो राग दारी जो संगीत है, वो उन्होंने उसमें कायम रखा। आप अगर सुने कव्वाली की एक जो कही जाती है, जो सबसे पहली भारत की कव्वाली है वो मन कुंतु मौला, उसको अगर आप सुने तो उसके अंदर तराना और कल्बाना और इन सारी चीज़ों के बोल आपको नज़र आएंगे। तो उसमें कुरान शरीफ से भी चीज़ें हैं, उसमें हदीस जो हज़रत मोहम्मद की जो चीज़ें हैं कही हुई वो भी हैं, और भारतीय संगीत के एलिमेंट्स भी हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्म है वो, जिसको कौल कहते हैं, कौल करबाना। तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और ये वहाँ पर मेंटेन रही। एक फॉर्म है मनकबत जी, उसका मतलब है मन की बात। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको। तो ये सब मन की ही बातें हैं। बिल्कुल। और सईद साहब, अब आपसे ये पूछना है कि आपने जब एक्चुअल फिल्म बनाई तो आपको पहले से अंदाज़ा था कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, या एडिटिंग टेबल पे आपको सब मतलब फिल्म अपने आप को बनाती गई? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म तरह तरह की होती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको आप पहले से ही बिल्कुल उसकी स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं और आपको मालूम है कि ये एग्जैक्टली इतने मिनट की होनी चाहिए और ये ऐसे ऐसे होगा। वो एक तरह की फिल्म होती है। लेकिन एक ऐसी भी फिल्म होती है जिसमें आपको पहले से कुछ नहीं मालूम। एक आइडिया तो है आपके जहन में, एक ख्याल है कि आपको कुछ करना है इस तरह का, एक इमेज बनती है, लेकिन ये कि एग्जैक्टली क्या बनेगी वो आपको नहीं मालूम। एक क्लू आता है अंदर से कि भाई ये बात ये है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म के बनने में सबसे पहली चीज़ ये थी कि मेरा एक भारतीय का पाकिस्तान जाना और वहाँ जाकर के रहना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो हर एक मैं नहीं जानता हूँ कि कितने फिल्म मेकर्स या रिसर्चर्स अभी भारत से जा चुके हैं वहाँ पर, बहुत कम ही लोग गए हैं। शायद मैं पहला इस तरह का रहा हूँगा कि जो इतने दिन वहाँ जाके रह पाया। वो भी एक चैलेंज था, उस तरह का वीज़ा मिलना आसान नहीं था जो मेरे लिए, जो मैं जाके कर पाया। तो वहाँ लेकिन आपकी जो स्कॉलरशिप हज़रत अमीर खुसरो पर जो स्कॉलरशिप थी उस से आसान हो गया होगा काम? हाँ, वो स्कॉलरशिप थी, लेकिन उस स्कॉलरशिप की जो पहली कंडीशन थी कि मुझे वहाँ पे 7 महीने रहने के लिए वीज़ा मिलना चाहिए। जब वो वीज़ा मिलेगा तभी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो वो वीज़ा, क्योंकि आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह के कल्चरल या रिसर्च से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं हैं। लोग या तो वहाँ रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या फिर किसी धार्मिक पर्पस से जाते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सैड चीज़ है कि हम दोनों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान इतने सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाकर के स्टडी नहीं कर सकते, या वो लोग वहाँ से यहाँ आकर के स्टडी नहीं कर सकते। ये एक बहुत सैड चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैं जा पाया। लेकिन आपके मतलब फिल्म से ये ज़रूर साबित होता है कि आप पाकिस्तान को रिसर्च करेंगे तो आप अपने आप को ही रिसर्च करेंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, दर्पण है वो, एक तरह का ख्याल। ये बहुत खूबसूरत बात है फिल्म की। अब आपसे पूछना है, जैसे कल्चर पॉलिसी बात आती है तो एक छोटा सा एक्सर्प्ट हम देखते हैं फिल्म का, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान ने अपने आप को शास्त्रीय संगीत के विषय पर बहुत इंटरनेशनली प्रोजेक्ट किया और हम लोगों ने नहीं किया। तो पहले ये एक्सर्प्ट देख लेते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल हुआ शुरू में मौसीकी के बारे में, पाकिस्तान एक वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था इस्लामी ममलिकत के तौर पर। यही वजह कि ICCR जो आपका है वो एक फॉरेन ऑफिस का एक जॉइंट सेक्रेटरी चलाता है।
इसलिए वहां पर तो इल्यूशन हो जाता है आपको कि वो ऑफिशियल पेट्रनेज की वजह से कि म्यूजिक इज डूइंग फाइन। सच बात ये है कि म्यूजिक में वहां भी बिल्कुल वही डिक्लाइन। तो इस एक्सर्प्ट से क्या कमेंट बनता है? मैं फिर से वही बात करूंगा, नेशनल आइडेंटिटी की बात करूंगा कि जब दो मुल्क बने, जब दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान, तो इंटरनेशनली उनको प्रोजेक्ट करना था कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। तो जैसा कि ये हमारे स्कॉलर हैं रज़ा काजिम, इन्होंने कहा कि भारत ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि एक कल्चरल हिस्ट्री है इसकी और बहुत रिच कल्चरल ट्रेडिशन है और एक तरह का सेक्युलर कल्चर है वो, जो कर सकता था क्योंकि इतना रिचनेस था भारत में, इतनी सारी चीज़ें थी, तो वो उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि उनका जो क्रिएशन था, जो पाकिस्तान बना, वो इस वजह से बना कि हम एक इस्लामी मुल्क है, तो वो इस्लामी मुल्क में फिर उनको लगा कि ऐसा कोई कल्चर नहीं है हमारा, हम तो जो भी चीज़ इस्लाम में नहीं आती है उसको हमें निकाल देना चाहिए। तो एक तरह से अपने आप को भी निकाल देना चाहिए, अपने आप को भी निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली ये है कि दोनों मुल्कों में ये दो एक तरह से दो अलग अलग डायरेक्शंस में, दो अलग अलग सिमतों में चले गए। कल्चर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो उन्होंने अपने आप को पहले तो अपने आप को बिल्कुल ही कल्चर से ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर अगर कोई कल्चर रखा भी तो वो इस्लामी कल्चर। लेकिन इसी संदर्भ में आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई एटीट्यूड शास्त्रीय संगीत के लिए रहा कि हिंदुआइजेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक? आपको ऐसे इस विषय पर क्या? मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिन्होंने भारत के संगीत को भी ऐसे इंटरप्रेट करने की कोशिश की हो, उसकी जड़ों को। हाँ, उसकी जड़ों को। जैसे अभी हाल ही में कुछ रिसर्च हुई है, एक स्कॉलर हैं जानकी भाकले, जिन्होंने किताब लिखी है टू मैन इन म्यूज़िक, जिन्होंने भातखंडे जी और पलुस्कर जी के बारे में रिसर्च की है। तो उनका ये कहना था कि पलुस्कर जी ने भारत के संगीत को उस तरीके से देखने की कोशिश की, उनको लगा कि ये हमारा वैदिक पीरियड का संगीत है और वैदिक ज़माने में अच्छा म्यूज़िक होता था, लेकिन आगे वाले आने ज़माने में उसमें बिगाड़ हो गया और हमें पीछे उसी म्यूज़िक में जाना चाहिए, कुछ इस तरह हो की। गया। हाँ ऐसा कुछ है। और आज भी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस वैदिक पीरियड के म्यूज़िक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक तो एक जिंदा चीज़ है, वो तो हर वक्त बदलती रहती है, हर वक्त नई चीज़ें आती रहती हैं। आप कितना पीछे जाएंगे, क्या तलाश करेंगे? आपको बहुत किताबों में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि उस पीरियड में ऐसा कुछ होता था, कुछ ऐसे ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये तो नहीं मालूम होगा कि वो कैसे परफॉर्म होता था, कैसे गाते थे वो। तो इसलिए ये पीछे जाना ट्रेडिशन है, लाइव ट्रेडिशन है जो हर वक्त बनता जा रहा है। और ये कि उसमें हर तरह का इन्फ्लुएंस जब आता है, चाहे वो इस्लामी हो या हिंदू हो या कोई वो भी उसकी हो, लाइफ उसको एनरिच करता है, वो उसको ख़त्म नहीं करता है, उसको और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो इसलिए अगर आप उसको सिर्फ एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी की तरफ ले जाएं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम इस्लामिक म्यूज़िक गाएंगे, हम हिंदू हैं हम सिर्फ हिंदू म्यूज़िक गाएंगे, तो फिर वो तो फिर एक पतन का रास्ता है ना, फिर वो रिचनेस ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि हमने जो इस फिल्म से सीखा सरहद के उस पार, तो सरहद के इस पार उन्हीं एटीट्यूड्स को हम लेसन बनाएं तो क्या है निष्कर्ष? लेसन तो मैं समझता हूँ, देखिए जहाँ तक संगीत किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दो तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो एक लेसन जो मैं बहुत ज़्यादा जिस पर अहमियत देता हूँ वो ये कि हमारे सुनने वाले कितने हैं और कहाँ हैं। क्या वो आज भी उतने ही सीरियस हैं जितना पहले थे? क्योंकि सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सुनने वाले कितने हैं और कितना समझते हैं, कितनी दुनिया आपके साथ मन जोड़ती है। हाँ बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि भारत में भी कोई
बहुत अच्छे हालात नहीं हैं शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले लोगों को लेकर के, और हमें भी बहुत सतर्क और बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर इसको हमें ज़िंदा रखना है तो सब लोगों तक पहुंच पाए ये चीज़। और जैसा कि अभी इसके ऑडियंस और सुनने वाले कम से कम होते चले जा रहे हैं, मैंने तो सुना है कि स्पिक मैके जो सबसे अच्छा काम कर रहे थे स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर के वो संगीत को पहुंचाते हैं, उनको भी लगता है कि अब मुश्किल होता जा रहा है अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को जमा करना, जैसा कि अब से 10 साल पहले होता था शायद, अब वो भी कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, और इसके लिए संगीतकार खुद क्या करें? उसके लिए एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा, वो ग्रास रूट्स तक पहुंचे। शास्त्रीय संगीत की एजुकेशन जो है वो बिल्कुल शुरुआत से ही बनी रहे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविज़न है, उसको भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स में संगीत, शास्त्रीय संगीत का कुछ भी नहीं आप देखेंगे, वहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो किस तरह का स्पॉन्सरशिप या किस तरह की कॉरपोरेट सपोर्ट उसको मिल रही है, वो भी एक बहुत जो उसके लिए अच्छा हो। हाँ। ऐसा नहीं कि कोई कॉरपोरेट कहे कि हम सपोर्ट करेंगे मगर संगीत को आप बदल दीजिए। हाँ। जैसा कि हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि ये जो कोक स्पॉन्सरशिप है, आपने वो भी जरा उसके बारे में भी कुछ... जैसा कि खुद पाकिस्तान में भी ये हुआ है, कुछ लोगों को लगा कि अगर शास्त्रीय संगीत को पॉपुलर बना दिया जाए, उसमें कुछ वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए जाएं, तो हमारी नई जनरेशन उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएगी। समझ पाएगी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मैं जैसे कि एक बहुत मशहूर इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक है जो ब्रांड नेम, जिन्होंने एक स्टूडियो बनाया पाकिस्तान में, और वो वहाँ के ट्रेडिशनल म्यूज़िक को एक बिल्कुल मॉडर्न नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें गिटार और ड्रम्स और जो वेस्टर्न म्यूज़िक है, और तानपुरे की जगह ऑर्केस्ट्रा और बहुत उसमें बहुत ज़्यादा जैजी लाइट्स और सेटअप और ये सारा, और उसमें अपनी जो वो सॉफ्ट ड्रिंक है वो अपना ब्रांडिंग एक तरह से सबसे आगे रखने की कोशिश करता है। उनको लगता है कि इससे हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि संगीत क्या है उसमें, वो संगीत कौन सा संगीत वो पेश कर रहे हैं। वो संगीत बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज्ड म्यूजिक है, बिल्कुल, है ना। तो इसी संदर्भ में आपको हिंदुस्तान में क्या लगता है? हिंदुस्तान में भी वही प्रॉब्लम होती जा रही है, मुझे लगता है। यहाँ पर भी हमारे सुनने वाले, तो आपने कहा जी, लेकिन जो एक कॉर्पोरेट सपोर्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है जी, उसके बारे में भी कुछ देखिए। सपोर्ट तो चाहिए। संगीत जो है, कोई भी संगीत हो, बगैर सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप के जिंदा नहीं रह सकता। और शास्त्रीय संगीत एक तरह से एक रिच और एलीट लोग ही सपोर्ट करते आए हैं अभी तक। आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं क्यों नहीं पहुंच पाता। लेकिन एक बात जरूर है सईद साहब, जो रजवाड़े थे जी, उन्होंने इतना प्यार किया शास्त्रीय संगीत से कि नए नए घराने बने जी, उन रजवाड़ों के ही नाम से आज मशहूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोर्ट और पेट्रनेज का क्या जबरदस्त रोल है। बिल्कुल, है ना, वो तो है। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, और जो मेरी फिल्म में भी एक स्कॉलर ने कही है, आप उसको सुन सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम जब रजवाड़े थे तो उनके दरबार में शायद 5 या 50 लोग सुनते थे, लेकिन आज तो हम डेमोक्रेसी में हैं, आज तो लोगों की हुकूमत है, तो उसमें तो फिर 5000 लोगों को सुनना चाहिए। हाँ। ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी जो बात आपसे पूछनी है वो ये है कि आपकी फिल्म गिटार से शुरू होती है और गिटार पर ही ख़त्म होती है, तो इसका अंदर का क्या सिंबोलिज्म है, या ये किस बात का प्रतीक है? इसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेन तो यही है कि पाकिस्तान में किस तरह का म्यूज़िक इस वक्त सरवाइव कर रहा है, किस तरह की चीज़ ज़्यादा चल पा रही है। तो गिटार और ये सारी चीज़ें जो वेस्टर्न म्यूज़िक है
वो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे नई जो जनरेशन है, नई जनरेशन के लोग उसको सुनते हैं और उसको परफॉर्म भी करते हैं। तो उसके मुकाबले में जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है हमारा वो एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है। तो मेरा एक ये भी मकसद था दिखाना कि किस तरह से जो एक फ़ॉरेन एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिला। और हाँ, आपने ये कहा कि गज़ल, फोक और फिर कव्वाली और फिर पॉप म्यूज़िक, ये सारे जो फॉर्म्स हैं इन्होंने शास्त्रीय संगीत को का मज़ार बना दिया। बिल्कुल। तो यही सिंबलिज्म है कि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ म्यूज़िक का पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। और उसमें सबसे बड़ी यही कि एक तो ये कि शास्त्रीय संगीत को पॉपुलराइज करने की कोशिशें हुई, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि उनको लगा कि अगर इसको सरवाइव करना है, अगर इसको रहना है ज़िंदा, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि उसमें लोग आम तौर पर सुन पाएँ। तो जैसे एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पंजाबी की बंदिशें ख़याल में गाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि वो बंदिशें सुन करके लोग ज़्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकते थे। बल्कि पंजाबी जो भाषा है वो तो सूफियों की भाषा रही है। जो अरब के सूफ़ी आए हैं वो पंजाबी में ही बोलते थे। तो ईरानियन और अरबिक सूफ़ी के जो दोनों ट्रेडिशंस हैं वो उसमें पंजाबी बहुत इस्तेमाल में आती है, बल्कि ख़याल पंजाबी में बहुत हुआ करते थे। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी के साथ आज का प्रोग्राम विराम लेता है। सईद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और अगले सप्ताह इसी रोज़ इसी वक्त हम आपके लिए एक और नई कड़ी लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार। सखी